सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं मुकेश ठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज के विशेष वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं CCE या SIQE की शब्दावलियां, टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्या जो शब्दावलियां हैं तब तक हम उसको नहीं समझेंगे, तब तक हम SIQ के ऊपर कक्षा 1 से 5 तक हम अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। जी साथियों, इस वीडियो के अंदर केवल 15 बिंदुओं में समझे पूरी SIQE जो 6 दिन के प्रशिक्षण होते हैं उनके सार के रूप में SIQ को समझने के लिए हम यहाँ पर संपूर्ण प्रोसेस, प्रक्रिया और दस्तावेजों की बात करेंगे। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप अपने स्कूल के अंदर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। जी साथियों, यदि हमारे वीडियो चैनल पर अभी पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। विभिन्न प्रकार के नए सत्र के अंदर हम आपके लिए नवाचार लाते रहते हैं। जी साथियों, हम यहाँ पर बात करें SIQ की शब्दावलियों में 1 नंबर पे बात करेंगे हम बेस लाइन या आधार रेखा मूल्यांकन। जी साथियों, आधार रेखा मूल्यांकन क्या होता है? बच्चे को स्कूल में प्रवेश से समय उसकी ग्रेड क्या है, वो कौन से स्तर का है, अपने कक्षा के स्तर का है या कक्षा के स्तर के नीचे का है, यह तय करना किसी भी प्रकार के टेस्ट के द्वारा ये कहलाता है बेसलाइन या आधार रेखा मूल्यांकन। आधार रेखा मूल्यांकन अब की बार इस वर्ष आपके लिए और ही आसान हो गया है, क्योंकि आपको जो वर्कबुक मिली है उस वर्कबुक के अंदर प्रारंभिक मूल्यांकन के नाम से, बेसलाइन असेसमेंट के नाम से आपको टेस्ट पेपर मिलेगा। और इसी के अंदर हमें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षक इसको लेने के बाद में विद्यार्थी के प्रदर्शन के रिकॉर्ड में यहाँ पर टिप्पणी दर्ज करेगा। और विद्यार्थी के प्रदर्शन के रिकॉर्ड में समूह 1 का मतलब है कि वह बच्चा उसी समूह का है तो वह 1 नंबर में आएगा, और वह बच्चा यदि अपने स्तर के नीचे की कक्षा के स्तर का है तो समूह 2 आएगा। इसके लिए बाकायदा ये जो वर्कबुक में टेस्ट दिया गया है इसको लिया जाएगा, और इसमें से यदि 60% से ऊपर बच्चा आ रहा है तो वह समूह 1 में होगा, और 60% से नीचे आ रहा है तो वह समूह 2 में होगा। उदाहरण के लिए जैसे कक्षा 4 का बच्चा है और यदि उसके 60% से कम आ रहे हैं इस बेसलाइन वर्कबुक के बेसलाइन के पेपर में, तो वह अपनी कक्षा के नीचे की कक्षा के स्तर का माना जाएगा। ये कहलाता है आधार रेखा मूल्यांकन। आधार रेखा मूल्यांकन पर्यावरण विषय में नहीं लिया जाता है। आधार रेखा मूल्यांकन कक्षा 1 में नहीं लिया जाता है। तो इसके लिए हम बात करें कि कौन कौन से विषय के लिए होता है, तो इसके लिए हम हेम को याद रखें, अर्थात हिंदी, अंग्रेजी और मैथ्स, ये 3 जो विषय हैं इन्हीं के अंदर लिया जाता है, कक्षा 1 में भी नहीं लिया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बेसलाइन के संबंध में यदि किसी प्रकार का कोई क्यूरी है इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में रखें, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। दूसरा SIQ की शब्दावलियों के बिंदु की यदि हम बात करें तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे समूह का पदस्थापन। समूह का पदस्थापन का मतलब यह है कि पद प्लस स्थापन, जो हमने समूह 1 जो कक्षा के स्तर का था और समूह 2 जो कक्षा के स्तर के नीचे था उसको हम कहाँ कहाँ लिखते हैं, इसे ही पदस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वार्षिक आंकलन अभिलेख पंजिका के जो यहाँ पर फर्स्ट बार आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दूसरी लाइन, जिसपे लिखा हुआ रहा है आधार रेखा ओब्लिक पदस्थापन मूल्यांकन से प्राप्त कक्षा के स्तर। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हिंदी, गणित और अंग्रेजी में पदस्थापन को लिखा जाता है। पदस्थापन मूल्यांकन का मतलब ही आधार रेखा मूल्यांकन में बच्चे का जो स्तर तय किया गया है समूह 1 या समूह 2 उसको लिखना ही पदस्थापन कहलाता है। ये कहाँ कहाँ लिखा जाता है? सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि आपके वार्षिक आंकलन अभिलेख रजिस्टर के दूसरी ही लाइन में आप यहाँ पर लिख रहे हैं। और कहाँ लिखा जाता है? आप अपनी अध्यापक योजना डायरी, इसका पेज देखते हैं, फर्स्ट पेज आपके देखते हैं तो यहाँ पर टर्म वार जो स्थिति होती है कक्षा के अनुरूप समूह 1 और कक्षा के अनुरूप समूह 2, ये फर्स्ट टर्म में आपको यहाँ लिखा जाता है, इसे लिखना पदस्थापन कहलाता है। और आपके यहाँ पर दूसरे टर्म के अंदर लिखा जाता है, फिर आपके यहाँ पर तीसरे टर्म में लिखा जाता है, इसको यहाँ पर पदस्थापन किया जाना कहलाता है। तो आपके वार्षिक आंकलन अभिलेख पंजिका में लिखा जाता है, आपके जो डायरी लेसन प्लान है उसमें आपको फर्स्ट पेज पे लिखा जाता है, इसको पदस्थापन कहते हैं। तीसरा जो बिंदु है आप यहाँ पर देख सकते हैं पाक्षिक योजना डायरी।
अर्थात 15 दिन से जो डायरी बनती है उसको बोलते हैं पाक्षिक योजना डायरी। यह 15 दिवसीय कार्य की एक योजना है जो महीने में 2 बार बनती है। अतः एक साल में कुल 20 लेसन प्लान बनेंगे। 20 लेसन प्लान की गणित इस प्रकार है कि एक महीने में 2 हैं और पूरे 70 के अंदर आपके 10 माह हैं, तो ये टोटल हो जाएंगे आपके 20 लेसन प्लान। जी साथियों, लेसन प्लान 20 जो बनाते हैं उसका प्रारूप आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रारूप के अंदर आप यहाँ पर जो दिनांक लिखते हैं, आपके पास में ये जो दिनांक का कॉलम है इसमें फिक्स है, एक महीने में 2 बनती हैं। तो पहली जो पाक्षिक योजना होती है वो 1 से लेकर 15 तारीख तक होती है और दूसरी आपकी होती है वो 16 से लेकर 30वां महीना है या 31वां है तो 30 या 31 तक होती है। और यह आपके निश्चित हैं, आपके चाहे वर्किंग डे उस 15 दिन में जितने होते हैं उसी के आधार पर हम पाठ्यक्रम को लेकर बनाते हैं। पाक्षिक योजना डायरी भरी हुई का हम अलग से आपको वीडियो उपलब्ध करवाएंगे और प्रत्येक कॉलम में किस किस प्रकार क्या लिखा जाता है ये हम अलग वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। इस वीडियो में केवल हम टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं। हम आगे 4 नंबर बिंदु की बात करें तो ये दिया गया है चेकलिस्ट संधारण अर्थात रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन होता है वो चेकलिस्ट के अंदर आता है। एक टर्म में 2 बार अतः कुल 70 में 6 बार बढ़ते हैं। यदि आप अपने चेकलिस्ट के अंदर आप देखें तो आप एक टर्म के अंदर जितना पाठ्यक्रम दिया गया है उस पाठ्यक्रम को पूरी टर्म में जब भी उसका इंडिकेटर आप हटा रहे हैं साथ साथ में चेकलिस्ट जरूर भर लें। ये चेकलिस्ट का फर्स्ट पेज है जो आप देख रहे होंगे। चेकलिस्ट विषयवार दी गई है, प्रत्येक विषय की एक चेकलिस्ट होगी और उस चेकलिस्ट का फर्स्ट पेज के अंदर रोल नंबर टर्मवार आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद में ये जो चेकलिस्ट दी गई है इस चेकलिस्ट में कौन सा कॉलम में क्या है, यहाँ पर बच्चे के 1 से लेकर 25 तक रोल नंबर दिए गए हैं। ये कक्षा फर्स्ट की है, टर्म फर्स्ट की है, फिर कक्षा फर्स्ट के टर्म सेकंड की आएगी, फिर कक्षा फर्स्ट के टर्म थर्ड की आएगी, फिर कक्षा सेकंड की 3 आएंगी, फिर कक्षा थर्ड की 3 आएंगी। इस प्रकार चलेंगे। ये जो आपको डार्क में दिए गए हैं ये हैं इंडिकेटर अर्थात आंकलन सूचक और इनके साथ में ये जो नीचे दिए गए हैं ये सब इंडिकेटर हैं अर्थात उपसूचक। उपसूचकों के माध्यम से सूचकों के द्वारा विद्यार्थी के रोल नंबर के आधार पर इनके अंदर ए, बी या सी भरा जाता है। ए, बी, सी क्या है उसके हम आगे बात करेंगे। चेकलिस्ट कैसे भरी जाती है संपूर्ण विवरण का अलग से आपको वीडियो मिलेगा। यहाँ पर केवल शब्दावलियों की हमने बात की है। तो ये सारे के सारे टर्म सेकंड के आप देख सकते हैं। अगली शब्दावली की बात करें तो वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका। ये जो आपका है वार्षिक अभिलेख पंजिका है इसमें ये प्रत्येक टर्म के बाद भरा जाता है। एक बच्चे का एक पेज होता है और सभी विषयों के लिए एक ही पेज के अंदर इसमें रिकॉर्ड रहता है। इसी के आधार पर फिर आगे होलिस्टिक कार्ड तैयार होता है। ये देखें आप वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपको 70 लिख देना है, स्कूल का नाम, डाइस नंबर, जिला, ब्लॉक और पीओ का नाम। और उसके बाद में आप देखेंगे कि प्रत्येक बच्चे का जो एक पेज है वो इस प्रकार का होगा। यहाँ पर कुछ हैं जो आपके 5-5 महीने से भरने वाले इंडिकेटर्स हैं, SA1 और SA3 में लिखे जाएंगे जो आपके व्यक्तिगत गुणों की अभिव्यक्ति है, साथ ही स्वास्थ्य संबंध में है और कला शिक्षा है। ये 3 आपके 5-5 महीने से साल में 2 बार भरे जाएंगे। और उसके बाद में आपके जो हिंदी विषय है चारों विषयों के इस प्रकार के आपके SA1, SA2 और SA3 इनके आपके जो लर्निंग इंडिकेटर्स हैं उसके आधार पर आपको इनमें ग्रेड भरनी है होगी। तो ये आपका वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका है जिसके द्वारा हम तैयार करते हैं। इसके बाद में आपके गणित विषय, इंग्लिश और पर्यावरण का आ जाएगा। नीचे आपके यहाँ पर उपस्थिति आ जाएगी और साथ में टर्म के बाद भी विद्यार्थियों के अभिभावकों की टिप्पणी भी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे अभिभावक के हस्ताक्षर होंगे। समेकित टिप्पणी शिक्षक के द्वारा दी जाएगी और नीचे आपके आगामी कक्षा का स्तर और प्रस्तावित कक्षा का स्तर इसमें लिखना होगा। इनकी भी हम एक अलग से वीडियो के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे। 6वां नंबर का जो आपका है टॉपिक के शब्दावलियों में वह समग्र प्रगति प्रतिवेदन अर्थात होलिस्टिक कार्ड वर्ष के अंत में तैयार करके प्रत्येक बच्चे को एक देना होगा जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। होलिस्टिक कार्ड रिपोर्ट जो एक प्रगति पत्र के रूप में होता है, इसके संपूर्ण कॉलमों को भरने का अलग से वीडियो बना रखा है जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगला जो बिंदु है वो है समूह निर्धारण। समूह निर्धारण का मतलब है कि हमें यहाँ पर
ए बी सी जो 3 ग्रेड हैं आपके SIQ में, उसके क्या तात्पर्य हैं। ए का मतलब है स्वयं कार्य करे, बी का मतलब है शिक्षक की सहायता से कार्य करे, और सी का मतलब है शिक्षक के विशेष सहायता से या हम कार्य कर पाएँ। यहाँ पर यदि हम बात करें कि जो बच्चे हैं उनको हमें यहाँ 5 ही बोर्ड के अंदर जो सत्रांक में अंक देते हैं, उसके अलावा कक्षा 1 से लेकर 5 तक SIQ में कहीं पे भी अंक नहीं है। जो भी कुछ आकलन किया जाता है इन्हीं ABC की ग्रेड के आधार पर किया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं। 8 नंबर की शब्दावली के अंदर हम बात करें कार्यपत्रक। कार्यपत्रक या यूं कहें कि वर्कशीट, प्रत्येक सप्ताह में एक जिसमें पर्सन कम होते हैं, अर्थात एक सप्ताह की एक कार्यपत्रक निश्चित होती है। शिक्षक की सकारात्मक टिप्पणी हो और इसे पोर्टफोलियो में लगाते हैं। पूरे वर्ष में कुल इनकी संख्या होती है लगभग 200, अर्थात 200 कार्यपत्रक एक साल के अंदर सभी विषयों के लगाए जाते हैं। अब आप कहेंगे कि 200 कैसे होंगे, तो एक सप्ताह का एक होगा, दूसरे सप्ताह का एक होगा, तो एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, तो 4 एक माह के अंदर माह होते हैं 10, ये हो गए आपके 40। अब आपके ये एक विषय का हुआ, विषय हैं आपके 4, तो 4 गुणा 40 बराबर हो गए आपके 160। यहाँ पर मिनिमम वर्क करने पर 160 कार्यपत्रक होते हैं। साथ ही बेसलाइन, SA1, SA2 और SA3 के पेपर भी पोर्टफोलियो के अंदर लगाए जाएंगे। तो ये आपके जो कार्यपत्रक कुल मिलाकर यहाँ पर पोर्टफोलियो में संधारण करने वाले लगभग 200 आपको कार्यपत्रक अपडेट करने होंगे। कार्यपत्रकों का जो मापदंड है वो आपके एक आदर्श कार्यपत्रक में आपको शो कर रहा हूँ। ऊपर आप अपने स्कूल का नाम लिखें, जैसे हमने हमारे स्कूल का नाम लिख रखा है। SIQ वर्कशीट कार्यपत्रक के प्रारंभ में बच्चे का नाम, कक्षा, विषय और दिनांक, और उसके बाद में इनके प्रश्नों की संख्या होती है वो कम होती है। प्रश्न 1 उत्तर की जगह, प्रश्न 2 उत्तर की जगह, प्रश्न 3 उत्तर की जगह इसी में छोड़ दें। नीचे शिक्षक की जो टिप्पणी दी गई है वो आप यहाँ पर टिप्पणी के लिए जगह छोड़ दें। फिर आपके यहाँ पर हस्ताक्षर आपके शिक्षक के होंगे, हस्ताक्षर विद्यार्थी के, और हस्ताक्षर अभिभावक के होंगे। तो ये आप देख सकते हैं कार्यपत्र का एक आदर्श नमूना है, जिसके कारण बाहर से आने वाला जो अवलोकनकर्ता अधिकारी है उसके जो भी आपके जो कमेंट्स होते हैं कि क्या कार्यपत्रक संपूर्ण नियमित रूप से भरा जा रहा है, तो सप्ताह में एक होगा तो वो नियमित रूप से होगा। क्या कार्यपत्रक अभिभावकों के साथ शेयर किए जाते हैं, यदि यहाँ पे अभिभावक के साइन होंगे तो शेयर किए जाएंगे। क्या कार्यपत्रकों पर टिप्पणी दर्ज है, यदि आपने यहाँ पर टिप्पणी दर्ज की है तो कार्यपत्रों में टिप्पणी दर्ज करने का कॉलम भी पूर्ति हो जाएगी। यहाँ पर आप देखें तो इस प्रकार का एक आदर्श कार्यपत्र के नमूने के आधार पर आप स्वयं तैयार कर सकते हैं। अंतिम आपके जो शब्दावली आगे की नेक्स्ट है आकलन सूचक, 12वें नंबर का है। प्रत्येक विषय के अलग अलग जिसके अधिगम का पता लगाया जाता है, जो लर्निंग इंडिकेटर कहलाते हैं, आकलन सूचक होते हैं। यह आकलन सूचक आप चेकलिस्ट के अंदर देख सकते हैं, जैसे पर्यावरण के आकलन सूचक, अवलोकन और दर्ज करना, संप्रेषण, अभिव्यक्ति या चर्चा करना, वर्गीकरण करना, व्याख्या विश्लेषण करना, प्रश्न करना, प्रयोग करना, न्याय व समता के प्रति सरोकार। तो यहाँ पर प्रत्येक विषय के जो हैं वो आपके जो अवलोकन आपके आकलन सूचक हैं वो निश्चित हैं। तो आकलन सूचक क्या होते हैं ये चेकलिस्ट में आप देख सकते हैं। इसके बाद में बात करूँ टिप्पणी। SIQ में टिप्पणी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। टिप्पणी दर्ज करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। शिक्षक के द्वारा कार्यपत्रक में सकारात्मक टिप्पणी लिखी जाती है। साथियों यहाँ पे सकारात्मक टिप्पणी का तात्पर्य यह है कि हमें नकारात्मक टिप्पणी बच्चों को नहीं लिखनी चाहिए, जिससे कि SIQ का जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों में हीन भावना नहीं आए। तो बच्चों को हम सकारात्मक टिप्पणी ही लिखते हैं। ये टिप्पणी कहाँ कहाँ लिखी जाती है उनकी यदि मैं चर्चा करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वार्षिक अभिलेख पंजिका में समेकित टिप्पणी दर्ज की जाती है। पाठ योजना में HM के द्वारा अभिमत लिखा जाता है, और साथ ही कार्यपत्रक के अंदर टिप्पणी। तो एक तो कार्यपत्रक में टिप्पणी लिखी जाती है, अभिलेख के अंदर टिप्पणी लिखी जाती है, और पाठ योजना में HM के द्वारा अभिमत लिखा जाता है। ये कैसे कैसे कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं आगे हम देखें। तो ये कार्यपत्रक में टिप्पणी जो मैंने बताई यहाँ पर नीचे होती है। उसके बाद में यदि आप देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो वार्षिक आंकलन अभिलेख पंजिका है उसके अंदर यहाँ पर आपके अभिभावकों की टिप्पणी है और समेकित शिक्षक के द्वारा टिप्पणी है। साथ ही यदि हम आगे कार्य
पाठ योजना में देखें तो पाठ योजना में संस्था प्रदान का अभिमत, यहाँ पे संस्था प्रदान के द्वारा टिप्पणी दी जाती है। तो एसआईक्यू में टिप्पणी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चे को यदि हम जब कार्यपत्र करवाते हैं और उन पे टिप्पणी देते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो टिप्पणी दी जाती है इनमें सकारात्मक के साथ साथ आप लर्निंग इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए टिप्पणी दें। जैसे कि मान लो कि कोई बच्चे वर्गीकरण के क्वेश्चन के अंदर अच्छे से कर रहा है तो आप लिखेंगे कि वर्गीकरण अधिगम संकेतांक की समझ बच्चे में विकसित हो चुकी है। यदि नहीं होती है, गलत प्रश्न करता है, तो हम ये नहीं लिखेंगे वर्गीकरण नहीं आता, वहाँ पे ये लिखेंगे कि वर्गीकरण अधिगम संकेतांक पर और अधिक अच्छे से कार्य करने की आवश्यकता है। यदि हिंदी की बात करें तो कोई कठिन शब्द नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे लिखें, उसे इंडिविजुअल जो कठिनाई है उसको इंडिकेट करते हुए लिखें कि बड़ी ई की मात्रा पर और अभ्यास की आवश्यकता है। इस प्रकार टिप्पणी हमेशा सकारात्मक दें। यहाँ पर कार्यपत्रक में आप देखें कि टिप्पणी के साथ में गलत को गलत और सही को सही नहीं करें। गलत की जगह है तो अंडरलाइन करके वहाँ पर सही लिख दें जिससे कि बच्चा उसको आसानी से सही कर ले। अगला हम बात करते हैं सेकंड लास्ट जो आपका टर्मिनोलॉजी है, पाठ्यक्रम विभाजन डायरी। प्रत्येक विषय के लिए एक बुक होती है जिसमें पाठ योजना तैयार करते हैं, जिसके द्वारा हम पाठ योजना तैयार करते हैं। इससे पाठ के उद्देश्य व आकलन सूचक भी लिखे होते हैं। पाठ्यक्रम विभाजन डायरी आप अपने शाला दर्पण से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका अलग से मैंने वीडियो बना रखा है। वो वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके SIQE की अलग से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो ये आपका है टर्म वार एवं कक्षावार पाठ्यक्रम विभाजन। ये कक्षा 1 से 5 के लिए है। यहाँ उदाहरण के लिए पर्यावरण अध्ययन का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसका मुख्य पृष्ठ के ऊपर आप देखेंगे कि शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश दिए गए होते हैं, और आपके जो यहाँ पर अवलोकन करना, दर्ज करना ये हैं, तो इनको हम सूचक और उपसूचक आपके पाठ्यक्रम में शुरू में दिए गए हैं। साथ ही आपके जो पाठ्यक्रम है वो आपके कक्षावार सीखने के प्रतिफल और पाठ्यक्रम दिया जाता है। यहाँ पे ये जो घटक दिए गए हैं, पाठ के साथ में पाठ का घटक दिया गया है, सीखने के प्रतिफल हैं और पाठ्यक्रम दिया गया है। इसके संदर्भ में जो यहाँ पर जो टिप्पणी है वो दी गई है। तो आपके पाठ्यक्रम विभाजन आपको दिया गया है। इस पाठ्यक्रम विभाजन में आपको ये भी पता है कि योगात्मक आकलन के पेपर के अंदर आपको ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3 जो हैं वो आपको 45%, यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको SA फर्स्ट है, उसके अंदर पाठ्यक्रम के अंदर आपको 45% पाठ्यक्रम पूरा करवाना होगा। आपके SA जो सेकंड है उसके अंदर आपको 40% पाठ्यक्रम पूरा करवाना होगा, और SA थर्ड है उसमें शेष बचा हुआ 15% पाठ्यक्रम है वो पूरा करवाना होगा। तो पाठ्यक्रम विभाजन अपने चारों विषयों की अलग अलग बुकलेट है जो शाला दर्पण से आप डाउनलोड करके ही आप लेसन प्लान बनाएं। इस प्रकार ये पाठ्यक्रम विभाजन से संबंधित चर्चा है। आप यहाँ पर कक्षा 2 का देख सकते हैं, कक्षा 3 का देख सकते हैं। अंतिम जो आपकी टर्मिनोलॉजी शब्दावली SIQ की है वह है बुनियादी दक्षता। बुनियादी दक्षता किसे कहते हैं? जैसे भाषा, हिंदी और गणित, हिंदी और अंग्रेजी की बात करें या गणित की बात करें तो प्रारंभिक जो ज्ञान को समझाने के लिए लिखना पढ़ना व संख्या ज्ञान है वो आपकी बुनियादी दक्षताएं हैं। और कक्षा 1 से लेकर 3 तक FLN की यदि हम बात करें तो FLN के अंदर बुनियादी दक्षता भी यहाँ पर दी गई है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के अंदर आधारभूत संख्या ज्ञान एवं आपके आधारभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान ये जो दिया गया है इसमें बुनियादी दक्षताओं पर विशेष जोर दिया गया है कि बालक को जब तक बुनियादी दक्षताएं नहीं आएंगी, बालक लिखना पढ़ना या प्रारंभिक जानकारी नहीं होगी तो हम आगे बालक को पाठ्यक्रम नहीं करवा सकते। तो बुनियादी दक्षताओं पर विशेष जोर दिया गया है। साथियों, मैंने पूरी कोशिश की है कि 15 बिंदुओं के अंदर SIQ के शब्दावलियों को टच करके उनको समझाने की, साथ में आपने जो भी डॉक्यूमेंट जहां पर काम में आ रहे हैं उनके PPT भी मैंने आपको साथ में यहाँ शेयर की है। फिर भी यदि किसी प्रकार की आपके टेक्नोलॉजी में समस्या समाधान में आपके दिक्कत आ रही हो तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर रखें, हम आपके समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम SIQ के विभिन्न बिंदुओं पर अलग सीरीज ला रहे हैं जो आप SIQ के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।